गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। हम पादपों के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं उनसे संबंधित अपन ने चर्चाएं की थी। उसी कड़ी में आज अपन नाइट्रोजन चक्र से संबंधित बात करने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर देखा जाता है, ज़्यादातर पेपरों में ये बैक्टीरिया पूछ लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेता है, या कौन सी एल्गी है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेती है, या अमोनीकरण किसे कहते हैं, डीएमिनेशन किसे कहते हैं, नाइट्रीकरण का अर्थ क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन का अर्थ क्या है। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन बन जाता है। ज़्यादातर अभी तक देखा गया है कि जब जब क्वेश्चन आया है तो या तो कोई सिम्बायोसिस से रिलेटेड आया है, सहजीवी बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा है, या उसमें स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म होती है, नाइट्रोजन जो चक्र है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे संबंधित अपन चर्चा करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन चक्र N2 साइकिल या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न तो ये कि जो वायुमंडल है उस वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, और वायुमंडल के अंदर ये जो नाइट्रोजन गैस है ये लगभग 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर। ये एमिनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है। ये नाइट्रोजन एंजाइम्स के अंदर होता है। ये क्लोरोफिल के अंदर होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में नाइट्रोजन का रोल होता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो मेटाबॉलिक क्रियाओं में सभी में नाइट्रोजन का रोल होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर तो एंजाइम्स होते हैं या प्रोटीन होते हैं, पादपों के अंदर ये नाइट्रेट के रूप में भी होता है, और ये क्लोरोफिल का संश्लेषण करवाता है। क्योंकि जब हमने क्लोरोफिल का सूत्र लिखा था तो CHON के साथ साथ उसमें Mg भी था। यानी प्रोटीन्स जो होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उन सभी के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का होना जरूरी होता है। पादप जो होते हैं वो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रेट के रूप में बदलकर यूज करते हैं। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, या अमोनियम के रूप में यूज करते हैं, या अमोनिया के रूप में यूज करते हैं, के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन जो अमोनियम अवस्था होती है वो पादपों के लिए टॉक्सिक अवस्था होती है, इसीलिए ज़्यादातर ये अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रोजन जो होती है वो उसका काम होता है विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक क्रियाओं में भाग लेना। तरह तरह की जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण रोल होता है। पादप में नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का शुष्क भार लगभग 5 से 30% तक हो सकता है। पादपों के अंदर देखा जाए कि जो टोटल भार है उसका शुष्क भार का लगभग 5 से लेकर 30% भार अकेला किस में होगा? नाइट्रोजन का होता है। भार नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का। यानी हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग है वो पानी से बना है, लेकिन पानी को हटा दिया जाए तो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। वैसे ही पादपों के अंदर जो ड्राई वेट है उस ड्राई वेट में नाइट्रोजन का रोल भी लगभग 5 से लेकर के 30% तक देखा जाता है। अलग अलग तरीके की जैविक क्रियाओं के अंदर इसका यूज होता है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित होता है। किससे रिलेटेड होता है?
क्रियाओं से संबंधित होता है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं उनके अंदर ये भाग लेगा। ये जो नाइट्रोजन है ये फिर अलग अलग तरीके से पादपों के अंदर इधर उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि जो नाइट्रोजन चक्र है वो नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए हमें 4 प्रक्रमों की ज़रूरत पड़ेगी। एक प्रक्रम होता है जिसे कहेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंटो फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा होता है अमोनिफिकेशन, 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 अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण हो सकता है। तीसरा होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण। चौथा हो सकता है डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन या विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक क्रियाओं से रिलेटेड होते हैं। एक होता है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहते हैं, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदलती है, यानी कि वायुमंडल की जो मुक्त नाइट्रोजन है उसका नाइट्रेट में बदलना या अमोनिया के रूप में बदलना, या हो सकता है कि वो विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों से होते हुए वो नाइट्राइट बनाती हो, नाइट्रेट बनाती हो, लेकिन मुक्त नाइट्रोजन नाइट्रोजन के कोई भी यौगिक में बदलती है। अमोनिफिकेशन, अमोनीकरण, अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण का मतलब होता है कि कोई भी जो जीव है वो जीव जब मृत हो जाता है तो उसके शरीर के अंदर उपस्थित जो भी यौगिक है वो मुक्त रूप में आएगा। कोई भी यौगिक है वो मुक्त रूप में आएगा, अर्थात प्रोटीन से एमिनो एसिड हो सकते हैं या एमिनो एसिड से आगे नाइट्रोजन भी निकल सकती है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं उनके टूटने की वजह से आगे चलकर हो सकती है कि अमोनिया का उत्सर्जन हो। तो एमिनो अम्लों से अमोनिया के निर्माण की क्रिया हो सकती है, तो अमोनिफिकेशन हो सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि नाइट्रीकरण, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट में बदले और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में बदले। या डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट वापस से कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन में। यदि नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का वापस से पुनः चक्रण चल जाता है, अर्थात यूँ कहें कि अभिक्रिया रिवर्स चल जाती है। तो उद्देश्य होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना, लेकिन नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में बदलती है तब उसे डीनाइट्रिफिकेशन या उसे कहेंगे विनाइट्रीकरण। इस क्रिया में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं का रोल होता है। विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरियाओं से रिलेटेड ही एग्जाम के अंदर हमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन में काम आता है, कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन में काम आता है, कौन से बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफिकेशन में काम आता है और कौन से हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से काम आते हैं, तो उससे संबंधित जो अपना पहला स्टेप है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उस नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित अपन देखते हैं। पहली स्लाइड मैंने तैयार की, उसमें कुछ काम के शब्द यहाँ लिखे हुए हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला हो सकता है कि उसमें अजैविक घटक हों, यानी कि ये निर्जीव चीज़ों से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, निर्जीव चीज़ों के द्वारा, तब उसे बोलेंगे अजैविक। और एक जिसके अंदर बायोटेक यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है, इसमें कौन भाग लेंगे, सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होगा
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, एबायोटिक और बायोटिक। जो एबायोटिक है वो वायुमंडल के द्वारा हो सकता है, एनवायरमेंट के द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? एनवायरमेंट के द्वारा। जैसे कि बिजली चमकने की वजह से होता है, बिजली चमकने की वजह से भी वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है। बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है तो उस तेज़ आवाज़ की वजह से भी हो सकता है, तो तेज़ आवाज़ की वजह से हो सकता है, या फिर किसी न किसी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से भी हो सकता है, इंडस्ट्रीज से, या वाहनों से निकलने वाले धुआं की वजह से हो सकता है, जंगल में आग लगने की वजह से भी हो सकता है। तो जंगल में आग लगने की वजह से हो सकता है, वाहनों के धुआं से हो सकता है, बिजली उत्पादन की वजह से हो सकता है। तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन किस में बदलेगी? तो नाइट्रोजन बदलती है नाइट्रेट में। नाइट्रोजन का किस में परिवर्तित होना? नाइट्रेट में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। या जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए, किस में हो सकती है? अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, NH3 में कन्वर्ट हो, या नाइट्रोजन नाइट्राइट के यौगिक के रूप में उपस्थित हो। तो नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, अमोनिया में या नाइट्राइट में कन्वर्ट होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। तो यदि ये निर्जीव घटकों की वजह से होता है, जैसे कि इंडस्ट्रीज के द्वारा हो सकता है, तो इंडस्ट्रीज भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फिर ये जंगल में आग लग जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या वाहनों की वजह से हो सकता है। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल फैक्टर, जैसे कि वाहनों से, बिजली उत्पादन से, बिजली उत्पादन से, जो भी थर्मल रिएक्टर होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, या जंगल में आग लगने की वजह से हो सकता है, जंगल में आग लगने की वजह से हो सकता है, या आकाशीय बिजली चमकने की वजह से होता है। आकाशीय बिजली, आपने देखा होगा जब बरसात के दिन होते हैं तो बरसात के दिनों के अंदर बहुत तेज़ी से गर्जनाएं होती हैं, बादल गरजते हैं। तो बादल गरजने से भी ये फायदा होता है कि वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो या तो नाइट्रेट में बदल जाती है, अमोनिया में बदल जाती है, नाइट्राइट में बदल जाती है। नाइट्रोजन का कोई भी कंपोनेंट इस दौरान बन सकता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के द्वारा देखा जाए तो वायुमंडल की नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है तो वायुमंडल के द्वारा लगभग 10% नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। वायुमंडल की लगभग 10% नाइट्रोजन नाइट्रेट में ये वायुमंडल के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पर अमोनिया का यूज़ किया जाता है, अमोनिया का उत्पादन करते हैं, वाहन आग बिजली उत्पादन की वजह से हो सकता है, वाहनों की वजह से हो सकता है, तो ये इंडस्ट्रीज के द्वारा भी हो जाती है। उधर देखते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट, तो इधर वाला तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कोई कथन कारण का हो सकता है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन किन कारकों की वजह से नाइट्रेट में बदलती है। आपसे ऑप्शन बोल दिए जाए कि इंडस्ट्रीज की वजह से, तेज़ आवाज़ की वजह से, बादलों की गर्जना की वजह से, आग लगने की वजह से, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सहजीवी के द्वारा, तो सारे ही सारे तरीके हैं। लेकिन हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है बायोटिक फैक्टर, सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। इसमें फिर दो होते हैं, एक होता है सहजीवी और एक होता है असहजीवी। सहजीवी तब कहा जाता है जिसमें दो जीव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। सहजीवी सिम्बायोसिस का मतलब जिसके अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होती हैं, अलग अलग जाति होती हैं और वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ अनिवार्य रूप से रहते हैं, तब उन्हें बोलते हैं सहजीवी, जिसमें एक जीव दूसरे को फायदा पहुंचाता है।
कभी भी दोनों जीव अलग अलग नहीं रह सकते, क्योंकि एक जीव के हटने से दूसरे जीव को नुकसान हो जाता है। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दो भिन्न जाति के जीव हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उससे सहजीवी या सिम्बायोसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। एक होता है प्रोटो कोऑपरेशन, प्राक सहयोगिता जिसे कहते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन में भी प्लस प्लस का रिलेशनशिप होता है, लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर दोनों जीव हमेशा साथ रहें ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों जीव अलग अलग भी रह सकते हैं। जब वो साथ रहते हैं तो अच्छा, दोनों को बेनिफिट होता है, लेकिन वो अलग अलग भी अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पर इसेंशियल इंटरेक्शन नहीं होता, अनिवार्य अन्योन्य क्रिया दोनों में नहीं होती। तो इसमें दोनों को साथ रहना पड़ेगा, ये अनिवार्य संबंध है। एग्जाम्पल ये दो प्रकार के हो सकते हैं कि एक तो जड़ों के अंदर हों, रूट नोड्यूल्स के अंदर हों, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये दाल वाले पादपों की जड़ों के अंदर पाया जाता है। दाल वाले पादपों की जड़ों में सहजीवन के रूप में पाया जाता है। तो सहजीवन के रूप में उपस्थित रहकर वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदलाएगा? नाइट्रेट में बदलने का काम करता है। या ब्रेडी राइजोबियम, तो राइजोबियम और ब्रेडी राइजोबियम ये दोनों ही दाल वाले पादपों की जड़ों के अंदर सहजीवन के रूप में, जड़ों में नोड्यूल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, नोड्यूल्स के अंदर सहजीवन के रूप में पाए जाते हैं। ये है स्तंभ के अंदर, जैसे कि एजोराइजोबियम, स्तंभ के अंदर एजोराइजोबियम। ये जो एजोराइजोबियम है ये पाया जाता है सेसवानिया पादप, सेसवानिया पादप के तने में। सेसवानिया पादप के तने में जो नोड्यूल्स होती हैं उनके अंदर, तो वहाँ पाया जाता है एजोराइजोबियम। लेग्यूम पादपों के अंदर पाया जाता है लेग्यूम में। तो लेग्यूम के अंदर यानी दाल वाले पादपों के अंदर कौन मिलेगा? राइजोबियम पाया जाता है। इधर देखते हैं तो ये हैं असहजीवी, एसिम्बायोटिक, या इन्हीं को बोलते हैं स्वतंत्र जीवी। ये स्वतंत्र जीवी हैं, ये स्वतंत्र जीवी हैं। तो स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया भी हो सकता है, स्वतंत्र जीवी ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकती है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो नील हरे शैवाल हैं ये सहजीवी भी होती हैं, ये स्वतंत्र जीवी भी होती हैं। स्वतंत्र जीवी ये दूसरे के साथ सहजीवन भी दर्शा लेती हैं, ये स्वतंत्र रूप से भी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती हैं। तो ये स्वतंत्र रूप में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, एनावीना और नोस्टॉक, एनावीना और नोस्टॉक होती हैं, इनकी अंदर एक विशेष प्रकार की नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली संरचना पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। कौन सी संरचना कहेंगे? उसे हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और हेटेरोसिस्ट संरचना जिनके अंदर पाई जाती है वही ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इनके अंदर कौन सी संरचना का होना जरूरी होता है? तो हेटेरोसिस्ट। तो इनमें कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी? हेटेरोसिस्ट नाम की संरचना पाई जाती है। तो एनावीना, नोस्टॉक ये स्वतंत्र जीवी हैं, ये फ्री रूप में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। लेकिन एजोला नाम का जो टेरिडोफाइट्स होता है उसके साथ बीजीए सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो हम एक शब्द यूं लिख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट नामक संरचना नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होती है। इनमें सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के लिए इनमें मॉलिब्डेनम की अधिकता होती है। यूँ समझ लें, मॉलिब्डेनम
की अधिकता। और हम जानते हैं कि जो मोलिब्डेनम है उसका संबंध होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से। हमने जब पोषक तत्वों से संबंधित चर्चाएं की थी तो वहाँ पर भी लिखा था कि ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है। मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया नहीं होती है। यदि मोलिब्डेनम की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया नहीं होती। बीजीए में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है? तो हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट जिनके अंदर होगी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेंगी। तो हर ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती, वही करेंगी जिनमें हेटेरोसिस्ट संरचना होगी। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी तो दूसरी भी होती है लेकिन उनके अंदर सभी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता। एनाबीना, नोस्टॉक, ओलोसोरिया, ये ऐसी बीजीए होती हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर जमीन को उपजाऊ बनाती हैं, जमीन की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाने का कार्य करती हैं। ऐसे ही अपन देखते हैं कि जो लेग्यूम पादप हैं, लेग्यूम प्लांट की जो जड़ें होती हैं, प्लांट में जो जड़ होती हैं जिन्हें बोलते हैं नोड्यूल्स। तो वो जो नोड्यूल्स होती हैं इनके अंदर एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे बोलते हैं लेक्टिन। नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है? लेक्टिन पाया जाता है। लेक्टिन और लेक्टिन रासायनिक प्रकृति से होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है ये? ग्लाइकोप्रोटीन। इस लेक्टिन का काम होता है उस राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करना। राइजोबियम को क्या करेगा? ये आकर्षित करने का काम करता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये इन जड़ों की तरफ आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि इनके जड़ों के द्वारा, नोड्यूल्स के द्वारा एक रासायनिक पदार्थ जो दूध के समान सफ़ेद होता है वो लेक्टिन सीक्रेट होता है और इस लेक्टिन को खाने के लिए आता है बैक्टीरिया। लेक्टिन को खाने के लिए कौन आकर्षित होकर के आता है? बैक्टीरिया। और ये जो राइजोबियम जैसे ही इनकी तरफ आता है तो उसी की वजह से नोड्यूल्स के आकार में वृद्धि होती है। फिर इन नोड्यूल्स के आकार में क्या होने लग जाती है? वृद्धि, आकार में ग्रोथ होने लगती है। किसकी वजह से ग्रोथ हुई? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया से इंडोल एसिटिक एसिड का सीक्रेशन बढ़ जाता है। इंडोल एसिटिक एसिड का सीक्रेशन होता है। जैसे ही ऐसे समझ लो कि ये कोई पादप था, ये मूल रोम मान लेते हैं। ये मूल रोम है और जो मूल रोम है उन मूल रोम्स मूल रोम और यहाँ पर है ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये हैं इनकी सेल्स, वे सेल्स जो कि मृदा कण के अंदर संपर्क में रहती हैं और ये इन सेल्स जो होती हैं, जो गांठें होती हैं लेग्यूम पादपों की, इनसे के केमिकल रिलीज हो रहा है और उस केमिकल्स छोड़ती रहती हैं। केमिकल्स का नाम क्या है? तो केमिकल्स का नाम है लेक्टिन। ये मूल रोम, ये मिट्टी के संपर्क में है। मूल रोम लेग्यूम पादप की जड़ है। इन जड़ों से एक रासायनिक पदार्थ निकला, पदार्थ का नाम क्या है? लेक्टिन। लेक्टिन किसको आकर्षित करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को। राइजोबियम बैक्टीरिया इस लेक्टिन को खाने की वजह से आता है, जिससे इस नोड्यूल्स की जो सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स। अब बैक्टीरियल सेल्स में क्या है कि जो सेल है जब उसके अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है तब उन सेल्स को बोलते हैं बैक्टीरोइड।
क्या कहते हैं उन सेल्स को? बैक्टीरियोइड सेल कहते हैं। तो बैक्टीरियोइड सेल का मतलब होता है कि इस जड़ों का निर्माण करने वाली जो सेल्स थीं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया आ चुका है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया के प्रवेश करते ही अब इनको क्या बोलना पड़ेगा? बैक्टीरियोइड। और बैक्टीरियोइड जो होता है वो किसके सीक्रेशन को प्रेरित करता है? एंडोल एसिटिक एसिड। और एंडोल एसिटिक एसिड की वजह से ये जो सेल होती हैं उनको इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ से दो तरीके के प्रश्न बने कि ये बैक्टीरिया इन्हें जड़ों के तरफ आकर्षित क्यों होता है? तो लैक्टिन नामक ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। जैसे वो जड़ों की तरफ आया तो जड़ के अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश करते ही उसे बैक्टीरियोइड कहा जाता है, और वो बैक्टीरियल सेल इंडोल एसिटिक एसिड के सीक्रेशन को प्रेरित करती है, जिसकी वजह से ये सेल्स ग्रोथ करने लग जाती हैं। और जैसे ये ग्रोथ करने लगती हैं तो ये जो यहाँ पर बैक्टीरिया था, अब ये बैक्टीरिया कहाँ प्रवेश कर जाएगा? एकदम अंदर सेल्स के भीतर, मूल रोम के भीतर। जैसे यो मान लें, इनके अंदर सेल्स के भीतर प्रवेश कर गया। यहाँ पर ये बैक्टीरिया आ चुका है मूल रोम में, और यहाँ बैठ कर के ये क्या करेगा? वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को किस में बदल देगा? नाइट्रेट में। वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में बदल देगा? नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न ठीक ठाक बनते हैं। पहला कि जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनमें कौन से धातु तत्व की अधिकता होनी चाहिए? मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम। एक लाइन में इसको समझ लेते हैं कि जैसे ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से बनाना है नाइट्रेट। पादप की जो जड़ें होती हैं वो पादप की जड़ों को बोलते हैं यहाँ पर नोड्यूल्स। क्या कहा जाता है उनको? नोड्यूल्स कहते हैं। और नोड्यूल्स जो होती हैं ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अपनी तरफ क्या करेंगे? आकर्षित। कौन सा बैक्टीरिया है? राइजोबियम बैक्टीरिया। इनके अंदर अधिकता होती है मोलिब्डेनम की। इस क्रिया के लिए एक जीन भी जिम्मेदार होता है, उस जीन को बोलते हैं निफ जीन। कौन सा जीन कहेंगे उसको? निफ जीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक जीन भी आपको याद रखना है, निफ जीन, नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर। यहाँ एक एंजाइम भी जिम्मेदार होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम है ये? नाइट्रोजिनेज। और जो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है वो मोलिब्डेनम तथा एफी का बना रहता है। किसका बना हुआ रहेगा ये? मोलिब्डेनम और एफी दोनों के सम्मिलन से बना रहता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम के अंदर मोलिब्डेनम और एफी आयरन की अधिकता होती है। अब प्रश्न पूरा बना कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेग्यूम पादपों की नोड्यूल्स नाइट्रेट में बदलती हैं, क्योंकि इनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, और राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जिस पदार्थ को खाने के लिए यहाँ पर आता है उस पदार्थ का नाम है लैक्टिन। कौन सा पदार्थ खाने के लिए आता है? लैक्टिन। लैक्टिन नाम के ग्लाइकोप्रोटीन के लिए आकर्षित होता है, और इन जड़ों के अंदर एक विशेष प्रकार का लाल रंग का वर्णक भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। कौन सा हीमोग्लोबिन कहते हैं उसे? लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन ये लाल रंग का वर्णक है, लाल कलर का वर्णक। दोबारा सुनिए पूरा प्रोसीजर क्या हो गया। वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेग्यूम पादपों की जड़ों को क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। जड़ें नाइट्रोजन को बदलती हैं नाइट्रेट में। यह क्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो बैक्टीरिया भाग लेता है राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया उन जड़ों पर जल्दी सक्रिय होता है जिसमें मोलिब्डेनम की अधिकता होती है। इस क्रिया के लिए एक जीन भी जिम्मेदार होती है जिसे निफ जीन कहते हैं, और इसमें एक नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम भाग लेता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम में मोलिब्डेनम और आयरन की अधिकता होती है। ये बैक्टीरिया इन
पादपों की जड़ों की ओर आकर्षित इसलिए होता है क्योंकि उनमें लेक्टिन नाम का पदार्थ होता है। लेक्टिन एक पोषक पदार्थ है जो नोड्यूल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, जिससे खाने के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया आता है। इन जड़ों की नोड्यूल्स के द्वारा विशेष प्रकार के लाल रंग का वर्णक भी सीक्रेट किया जाता है, जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यदि लैग हीमोग्लोबिन नहीं है या लेक्टिन नहीं है तो उन जड़ों की तरफ ये आकर्षित नहीं होगा। तो लैग हीमोग्लोबिन कैसे कलर का होता है? लाल रंग का। इन संपूर्ण प्रक्रिया के अंदर ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है वो किस में बदल जाती है? नाइट्रेट में बदल जाती है। तो इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट ये आपको याद रखना है। जड़ें पूछे तो नोड्यूल्स कहते हैं, बैक्टीरिया पूछे राइजोबियम, और राइजोबियम किसका उदाहरण है? सहजीवी का। किसका उदाहरण होता है? सहजीवी का उदाहरण होता है। वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट बदलता है। धातु पूछे मोलिब्डेनम आयरन, एंजाइम पूछे नाइट्रोजनेज, जीन पूछे निफ जीन, पदार्थ पूछे जिसे खाने के लिए बैक्टीरिया आता है लेक्टिन, हीमोग्लोबिन पूछे तो लैग हीमोग्लोबिन। क्लियर बात? तो ये बैक्टीरिया की वजह से जो नोडुल्स होते हैं उनकी साइज में ग्रोथ भी हो जाती है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोइड्स होता है ये बैक्टीरियोइड इंडोल एसिटिक एसिड यानी ऑक्सीजन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। इससे नोडुल क्या हो जाता है? बड़े हो जाते हैं। तो ये कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दूसरे पादपों के अंदर भी सहजीवन के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। जैसे कि एलनस की जड़ों में एक नोट डाल करके अपन इम्पोर्टेंट के रूप में लिख सकते हैं, एलनस पादप की जड़ों में फ्रैंकिया जीवाणु। एलनस पादप की जड़ों के अंदर फ्रैंकिया नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि स्वतंत्र रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। किस रूप में करेगा ये? स्वतंत्र रूप में करता है। स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया है। ये जो प्रश्न है ये आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ भी है। आरपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा था कि स्वतंत्र जीवी एलनस पादप की जो जड़ें होती हैं उनके अंदर पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सॉरी, सहजीवी बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया है। किसके साथ सहजीवन दर्शाता है? एलनस के साथ। और हम दूसरा याद रख सकते हैं कि जो राइजोबियम है ये राइजोबियम बैक्टीरिया किसके साथ रखता है? तो ये लेग्यूम जड़ों के साथ, लेग्यूम जड़ों के साथ। ऐसे ही एजोला, एजोला क्या होता है? फर्न होती है, यानी टेरिडोफाइटा होता है। एजोला को बोलते हैं जलीय फर्न, जलीय फर्न। और एजोला टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा में एनावीना बीजीए इसके साथ सहजीवन दर्शाती है, सहजीवन दर्शाती है। ऐसे ही साइकस की कोरेलॉइड जड़ों में बीजीय सहजीवन दर्शाती है, सहजीवन दर्शाती है। क्लियर? ऐसे ही एजोस्पाइरिलम, एजोस्पाइरिलम ये गेहूं, चावल,
मक्का, गेहूं, चावल, मक्का, इनकी जड़ों के साथ सहजीवन दर्शाता है। जड़ों में सहजीवन, ये आपको सारे याद रखने हैं कि एल्नस पादप की जड़ों में कौन मिलता है? फ्रैंकिया, सहजीवी के रूप में पाया जाता है। राइजोबियम किस में मिलेगा? लेग्यूम पादपों की जड़ों में मिलेगा। एजोला जलीय फर्न है, टेरिडोफाइटा के साथ कौन दर्शाता है? एनावीना। और साइकस पादप की जो कोरेलोइड जड़ें होती हैं उनके साथ भी ब्लू ग्रीन एल्गी सहजीवन दर्शाती है। एजोस्पाइरिलम गेहूं, चावल, मक्का, इनकी जड़ों के साथ सहजीवन के रूप में पाया जाता है। क्लियर बात? तो ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर सहजीवन के रूप में कोई ना कोई बैक्टीरिया होता है और इस बैक्टीरिया का काम होता है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। तो अपन देख रहे थे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में देखा कि यहाँ पर अजैविक घटक हैं, उधर जैविक घटक है। ये दो प्रकार के मिले थे, एक सहजीवी, एक स्वतंत्र जीवी। जो सहजीवी हैं उसमें जड़ों के अंदर हो सकता है लेग्यूम पादपों के अंदर राइजोबियम, ब्रेडीराइजोबियम। स्तंभ तने के अंदर हो सकता है, जैसे सेसवानिया पादप के अंदर एजोस्पाइरिलम हो सकता है। ये स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सहजीवी है और स्वतंत्र जीवी भी है। एनावीना नोस्टॉक, ये वायवीय बैक्टीरिया है। वायवीय बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है, एजोटोबैक्टर है। कौन सा है ये? एजोटोबैक्टर। तो जो एजोटोबैक्टर है ये वायवीय बैक्टीरिया है। दूसरा होता है एक बीजेरिंकिया, 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 ये बीजेरिंकिया बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्वतंत्र जीवी के रूप में वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। तब उन्हें बोलेंगे स्वतंत्र जीवी बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटिव बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो दो को याद रखेंगे, एक एजोटोबैक्टर बीजोरिंकिया, एक है अवायवीय बैक्टीरिया जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया है उसके लिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की कोई वायुमंडल से जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है तो ऑक्सीजन की कोई डिमांड नहीं करता। या रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्पाइरिलम होता है। या फिर क्रोमेशियम, 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 रोडोस्पाइरिलम और क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों बैक्टीरिया ऐसे हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना ऑक्सीजन की उपयोग के नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। एवाईवी एनारोबिक ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया है। एनारोबिक अर्थात इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अनाक्सी श्वसनीय होते हैं। ये बिना ऑक्सीजन के ही वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। ऊपर वाले वायवीय एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और बीजेरिंकिया। ब्लू ग्रीन एल्गी एनावीना नोस्टॉक, एनावीना नोस्टॉक स्वतंत्र रूप में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं और सहजीवी के रूप में भी करती हैं। ये दोनों रूपों में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया है उसमें दूसरा जो स्टेप है ये अपन ने पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन किस में बदल गई? या तो अमोनिया में बदली, या नाइट्राइट में बदली, या नाइट्रेट में कन्वर्ट हुई। क्लियर? दूसरा है अमोनीकरण। अमोनीकरण का मतलब समझिए, अमोनीकरण के मतलब होता है कि पादपों के द्वारा अवशोषित जो कार्बनिक नाइट्रोजन है उसको कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना।
अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है? अमोनीकरण कहलाता है। जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो पादपों के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? ये अमोनीकरण कहलाता है। जैसे कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है प्रोटीन अपघटन के द्वारा और दूसरा बी अमोनीकरण के द्वारा। प्रोटीन अपघटन की क्रिया को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब जब कोई भी जीव की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी जीव की मृत्यु के बाद प्रोटीन अपघटित होकर अमीनो अम्लों में टूट जाता है। प्रोटीन अपघटित होकर के प्रोटीन है और प्रोटीन का अपघटन होकर के क्या बन जाते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बन जाते हैं और एमिनो एसिड में बदलेगा तो इसका मतलब अपघटन हुआ है, क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं तब तो वो फॉर्मेटिव रिएक्शन होती है, लेकिन प्रोटीन से एमिनो एसिड बन रहे हैं, ये प्रोटीनोलाइसिस हुआ। प्रोटियोलाइसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया की वजह से प्रोटीन का अपघटन, प्रोटीन के डाइपेप्टाइड बंधों का टूटना, प्रोटीन से अमीनो अम्लों का निर्माण होना। और जो एमिनो एसिड होते हैं वो एमिनो एसिड बदल जाते हैं फिर कार्बोक्सिलिक समूह में COOH में और एक एमिनो समूह में NH2 एमिनो समूह के अंदर बदल जाता है। तो एमिनो समूह और COOH में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसी प्रोटीन नाइट्रोजन हो गई? ये कार्बनिक हो गई, क्योंकि ये एमिनो एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऐसा करने का कार्य करता है क्लोस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया काम आएंगे इसमें? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया हो सकते हैं या क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम, तो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, सूडोमोनास बैक्टीरिया, इनका काम होता है एमिनो एसिड का निर्माण प्रोटीन के अपघटन से करना। और प्रोटीन का अपघटन कब होगा? जब कोई भी जीव की मृत्यु होगी। किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उसमें से प्रोटीन निकला, प्रोटीन के डाइपेप्टाइड बंध तोड़े और अमोनिया का निर्माण हुआ। इस क्रिया को प्रोटीन का लाइसिस कहते हैं। एक है विअमोनीकरण। विअमोनीकरण का मतलब होता है कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो एमिनो एसिड से अपघटन की क्रिया के द्वारा बनेगी अमोनिया। क्या बन जाएगी? अमोनिया। तो एमिनो एसिड इससे बने, प्रोटीन से एमिनो एसिड बने। प्रोटीन कहाँ था? किसी भी जीव के शरीर के भीतर था। उस जीव की मृत्यु हो गई, उस जीव के शरीर के अंदर जैसे ही प्रोटीन का अपघटन हुआ, इसे प्रोटीनोलाइसिस का यहाँ बना एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड से डीएमिनेशन की क्रिया के द्वारा क्या निकल जाएगी? अमोनिया। ऐसा करने का काम करते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? बैसिलस। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनका काम होता है जो एमिनो एसिड हैं उनका अपघटन करके अमोनिया रिलीज करवाने का कार्य करते हैं। तो इस क्रिया में दो तरीके की प्रोसीजर होती है। अमोनीकरण का अर्थ क्या है? अकार्बनिक नाइट्रोजन को कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना। दो तरीके से हुई, प्रोटीनोलाइसिस की क्रिया के द्वारा, और प्रोटियोलाइसिस का मतलब जीव की मृत्यु के बाद प्रोटीन के अंदर उपस्थित डाइपेप्टाइड बंध को तोड़कर अमीनो अम्ल बनाना। यहाँ पर डीएमिनेशन का मतलब जो अमीनो एसिड हैं उनसे अमोनिया का निर्माण होता है। ऐसा करता है बैसिलस बैक्टीरिया और ऐसा करता है सूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। उधर नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होना। अमोनिया का नाइट्रेट में, ये जो अमोनिया है उसका पहले दो स्टेप लिख लेता हूं।
कि यह है अमोनिया, इससे पहले बनता है नाइट्राइट और नाइट्राइट से बनता है नाइट्रेट। अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने की जो क्रिया होती है उसे बोलेंगे नाइट्रीकरण, जिसमें दो प्रकार के बैक्टीरिया भाग लेते हैं, एक नाइट्रोसोमोनास और एक नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम आता है उसे बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और यहाँ बैक्टीरिया आता है उसे बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर। तो एक नाइट्रोबैक्टर होता है, एक नाइट्रोसोमोनास होता है। नाइट्रोसोमोनास का काम क्या है, ये जो अमोनिया है उससे किस में तोड़ देना, नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट से क्या इसमें तोड़ देगा, ऑक्सीडाइज करेगा नाइट्रेट में। तो इसमें दोनों बैक्टीरिया बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर सीधे से पूछ लिए जाते हैं, सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण की क्रिया में कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास का काम क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं ये, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। तो ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के उदाहरण हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु यानी कीमोऑटोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उस टाइम पर ये रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया के उदाहरण होते हैं। उधर लिखा है विनाइट्रीकरण। देखिए विनाइट्रीकरण का अर्थ क्या है, तो विनाइट्रीकरण का अर्थ होता है जो नाइट्राइट है उस नाइट्रेट का वापस से नाइट्रोजन में टूट जाना। नाइट्रेट का वापस से किस में टूट जाना, नाइट्रोजन में टूट जाना, ये क्रिया विनाइट्रीकरण कहलाती है, जो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसमें कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, इन बैक्टीरिया का पूरा नाम होता है सूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस, सूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस या थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस, क्योंकि डिनाइट्रीफिकेशन करते हैं, जो नाइट्रेट है उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया का उद्देश्य होना चाहिए था वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करना या नाइट्रेट में कन्वर्ट करना या अमोनिया में बदलना, लेकिन ये उल्टा कर देते हैं। ज़मीन जो उपजाऊ होती है उसको भी बंजर बना देते हैं, अर्थात उसकी जो फर्टिलिटी पावर होती है उसको घटाने का काम करते हैं। तो ये उल्टा काम करते हैं। होता यह है कि सामान्यतया नाइट्रोजन से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट। जब नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनता है तब इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रेट से वापस क्रिया चल जाती है तब इससे बोलेंगे डीनाइट्रीफिकेशन, डीनाइट्रीफिकेशन। तो डीनाइट्रीफिकेशन का मतलब हो गया उल्टा, प्रोसेस उल्टा है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बन जाता है और वो नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर विलीन हो जाता है, तब उसे बोलेंगे डीनाइट्रीफिकेंस। तो एक छोटा सा एक टॉपिक है ये, इससे संबंधित अपन ने चर्चाएं की है। इसमें विशेषकर बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है। आए जब भी कोई एग्जाम होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे विनाइट्रीकरण का अर्थ क्या है, तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन, सूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस और थायोबैसिलस डिनाइट्रीफिकेंस।
ये नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन का अर्थ क्या है, अमोनिया से पहले नाइट्राइट बनाना, फिर नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनाना, नाइट्रेट बनाना। पहला बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है नाइट्रोबैक्टर। ये कीमो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ये रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कोई केमिकल बनता है। इधर देखा अमोनीकरण, अमोनीकरण का मतलब जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उसे ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलना, अर्थात इसमें भी दो प्रोसीजर होता है, प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस का मतलब कोई भी पादप का अपघटन हो या कोई भी जंतु का अपघटन होगा तो उसके शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनके डाइपेप्टाइड बंध टूट जाते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं। एमिनो एसिड बनाने का काम करते हैं सूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम। वो एमिनो एसिड से फिर आगे अमोनियन बाहर निकल जाती है, इसे डीएमिनेशन कहते हैं। ऐसा काम करता है बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस, इधर नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्रिया थी उसके दो तरीके हो सकते हैं, एबायोटिक, एक बायोटिक। एबायोटिक के अंदर हमने एनवायरमेंट और दूसरा इंडस्ट्रीज देखा था। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर हमने बैक्टीरिया देखे, एक सिम्बायोटिक और एक एसिम्बायोटिक। एक स्वतंत्र जीवी होते हैं, एक सहजीवी के रूप में। सहजीवी के अंदर कई सारे एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि फ्रैंकिया बैक्टीरिया हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, या राइजोबियम हो सकता है, या एजोराइजोबियम हो सकता है। तो ये सहजीवी के रूप में थे। कुछ स्वतंत्र जीवी के रूप में भी करते हैं, जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम हो सकता है, तो वो स्वतंत्र जीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो ये अपने बैक्टीरिया से संबंधित और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन बैक्टीरिया का क्या रोल होता है, इससे संबंधित अपने चर्चाएं की थी। तो सहजीविक रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी में एनाबिना नोस्टॉक, बाइविया बैक्टीरिया में एजोटोबैक्टर, बीजरिंकिया, यह है एवाइबिया, क्लोस्ट्रीडियम, रोडोस्पाइरिलम और क्रोमेशियम। यहाँ ले देखा था एजोराइजोबियम सेस्वानिया के अंदर है, यह राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम लेग्यूम पादपों के अंदर, और इंडस्ट्रीज और एनवायरनमेंट की वजह से भी वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है। तो ये हमने नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से संबंधित जितने भी स्टेप थे, अर्थात 4 थे, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक अमोनिफिकेशन और एक नाइट्रिफिकेशन और तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन से संबंधित चर्चाएं की। आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।